हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। ये थे हमारे मुल्क के सबसे सीनियर तज्ज़ियाकार, मेरा मतलब है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो आज रिएक्शन दे रहे थे जो कल सेनेट की इस्लामाबाद की सीट पे हुआ, जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी तमाम तवक्कुआत के बरक्स हफ़ीज़ शेख को हराकर सेनेटर बन गए और अब अपोजिशन कह रही है कि वो उनको सेनेट के चेयरमैन के लिए भी पिच करेगी। वज़ीर आज़म ने आज कौम से ख़िताब किया, ख़ासा इमोशनल ख़िताब था। काफ़ी चीज़ें पुरानी थी, मगर जो एक आध नई चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था, तो क्या मजबूरी थी कि वो 1500 बैलेट पेपर्स के ऊपर बार कोड्स नहीं लगा सके। और उन्होंने कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मुखालफत की ओपन बैलेटिंग की इलेक्शन कमीशन ने, और उन्होंने कहा कि अगर ओपन बैलेटिंग हो जाती तो जो तहरीक इंसाफ के 15 से 16 लोग बिके हैं वो उनका पता लगा लेते। ये पैसे देकर ऊपर आना कौन सी जमहूरियत है। और उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस इलेक्शन में कितना पैसा चला है। मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि रेट लग गए हैं, वज़ीर आज़म का ये कहना था कि आपको नहीं पता, ये तहकीकात करने की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं थी। जो करोड़ों रुपए खर्च करके सेनेटर बनेगा वो रिकवर कैसे करेगा। और उसके बाद जाहिर है वो अपोजिशन के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फ़ैसला किया है, जिसका ऐलान कल हो चुका था, कि वो ऐवान से नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट लेंगे, जिसकी तारीख़ भी आ गई है, वो हफ्ते को होगा। तो वुत्सा साहब, ये क्या था आज का ख़िताब? मुझे ख़िताब पे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी। मुझे अपना छोटा बेटा जिसकी उम्र 7 साल है वो इस वक्त बहुत याद आ रहा है। वजह उसकी ये है कि अभी जब मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद गया तो मैं उसे मार्केट ले गया। बच्चों की फरमाइशी लिस्ट तैयार होती है ना जब भी वालिदैन आते हैं। उसने कहा मुझे PS4 लेके दें। कर ले लो। फिर उसने कहा कि गिटार ये जो सामने है ले लीजिए। फिर उसने कहा कि मुझे ट्रेनर्स भी चाहिए, जूते ले लें। फिर उसने कहा ये जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी है छोटी वाली, ये भी चाहिए। मैंने कहा बेटे मेरे पास अब पैसे ख़त्म हो गए। तो वो पसर गया, उसने वो डिस्टर्ब हो गया मेंटली। उसे ये भूल गया कि PS4 मैंने उसे ख़रीद के दिया है अभी, ट्रेनर्स ख़रीद के दिए हैं अभी, गिटार लेके दिया है। वो कहने लगा ये क्यों नहीं लेके दिया। मुझे आज ये कहानी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन के याद आ रही है अपने बेटे की। वजह उसकी ये है कि अगर कल के नताइज पे मैं जाऊं तो खुश होने की बहुत सारी बातें हैं। मसलन पिछली सेनेट में PTI की सीटें थीं 14, अब 14 के ऊपर 18 नई सीटें मिली हैं। ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। उसकी जो इत्तेहादी है बाप, उसने ऑलरेडी 6 सीटों का इजाफा करके अब उसकी 13 सीटें हो गई हैं। उसके बरक्स पीपल्स पार्टी के जितने रिटायर हुए थे उतने ही मुंतखब हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून जिसके पिछली सेनेट में 19 थे 5 हैं अब। लेकिन रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी नहीं है, सब मिल गया, वो नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सीट है उसकी वजह से जो अपने जीते हुए सेनेटर्स हैं, यार खुदा के वास्ते उन्हें मुबारकबाद दे दे, एक कर्टिसी होती है। इत्तेहादी भी जीते हैं, आपने इंतखाबी हिसाब से सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो जहन में नहीं है। चले ठीक है। मुझे 2 हफ्ते पहले का इनका एक बयान याद आ रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि जी खुफिया वोटिंग अपोजिशन वाले वकालत कर रहे हैं। अगर ये ओपन वोटिंग में की हिमायत नहीं करते तो हुकूमत के पास बहुत वसाइल होते हैं। खुफिया वोटिंग की सूरत में हम उनसे ज़्यादा सीटें लेंगे, और ऐसा ही हुआ। एग्जाम्पल ऐसा ही हुआ। मगर इस्लामाबाद की सीट
मगर रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी नहीं मिली, लिहाजा जो है सब गया जो है वो भाड़ में। अच्छा, मीडिया ने तो बनाया, फोकस किया इस्लामाबाद को। भाई आप क्यों मीडिया के चक्कर में आ रहे हो यार? आप तो वजीर आज़म हो, आप बड़े सिनेरियो में अपनी पार्टी की कामयाबी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने बात की। उर्दू की एक मिसाल है कि जब कुम्हार पे बस नहीं चलता तो खच्चर के कान मरोड़े जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन को कोसने दे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब 35 पंक्चर की थ्योरी चल रही थी जी, रोजाना इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही थी। 126 दिन कंटेनर पे रहे, रोजाना इलेक्शन कमीशन को किसी ना किसी बहाने घसीटा जाता था। ये चोरों की असम्बली है, डाकुओं की असम्बली है, मैं लानत भेजता हूं इस पे, मैं नहीं जाऊंगा, फलाना ये है वो है। तो इलेक्शन कमीशन से इनका सिलसिला जो है वो आज का नहीं है, पुराना है। आज जो इन्होंने ये कहा है कि जी जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको मौका दिया कि आपने फिर क्यों सीक्रेट बैलेट की जो है हिमायत की। भाईजान, मामूली एलएलबी जिसने अभी अभी लॉ कॉलेज से बाहर निकला है और उस वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है एलएलबी में, उस तक को मालूम है कि ना सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर्फ बहरफ लिखा है उससे डिविएट नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो तो जाइए इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट के थ्रू तरमीम कीजिए, उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन को गाली दे सकते हैं कि ये देखिए तरमीम मौजूद है, उसके बावजूद आप इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है ऐसे मौके पे, जबकि कानून आपकी पार्लियामेंट ने बनाया है खुफिया वोटिंग का। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा उसने रूलिंग दी ना, ओपिनियन, फैसला तो नहीं दिया, ओपिनियन दी कि जनाब आप दोबारा जाइए इस कानून में तरमीम कीजिए। तो ये बातें वो नहीं कर रहे जो क्लियरली लिखा भी हो। हाँ, ये बातें नहीं कर रहे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि हम पता लगाना चाहते थे कि हमारे कौन से लोग बिके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर नाकाबिल शनाख्त रखने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। अच्छा, जब आपने 20 अरकान निकाले थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से तहरीक इंसाफ के बिकने के लिए, क्या आपको इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि ये 20 अरकान जो हैं इन्होंने पैसा लेके आपके मुखालिफ को वोट दिया है? उस वक्त किस बुनियाद पे निकाला था? ये जो आप कह रहे हैं 15-16 जितने भी अरकान बकौल आपके या आपकी पार्टी के या आपके हमदर्दों के बिके हैं, इस्लामाबाद में हर टॉम डिक एंड हैरी को मालूम है, बातें छुपी हुई तो नहीं रह सकती। तो जिस बुनियाद पे आपको 20 अरकान का पता चला, उस बुनियाद पे आपको 12-15-16 अरकान का जो है पता नहीं चल पाया। मज़े की बात यह है कि सैटरडे को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, इसमें ये वो तमाम अरकान जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है पीटीआई के, वो इमरान खान को वोट देंगे एतमाद का, क्योंकि वो ओपन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हैंड होगा। लेकिन एक बात देखें, इमरान खान की आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वुस्से साहब जब 15-16 लोग बिके हैं वो कह रहे हैं, तो जाहिर है ज़मीर की आवाज़ तो नहीं, ज़मीर की आवाज़ पे कौन बिकता है? सर मसला ये है, हाँ, और भी चीजें होती हैं, फेवर्स भी होते हैं, क्विड प्रो क्वो भी होती है कि सर पॉलिटिकल फेवर्स भी होते हैं। 2019 में सजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, चूँकि खान साहब भी पुरानी तकरीर दोबारा कर देते हैं, इस लिहाजा मैं भी पुराने दलाइल दोबारा पेश करने में मजबूर हो जाता हूँ। 2019 की सजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त है, इसके 36 मेंबर थे सेनेट में, अपोजिशन के थे 68। उसके बावजूद संजरानी साहब जीत गए। उस वक्त जरदारी को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को, जितने भी लोग थे अपोजिशन में, उनको तो धरना दे देना चाहिए था कि ये तो पैसा चल गया है, ये तो खरीदा गया है, ये तो धमकाया गया है। ना किसी ने कुछ इस तरह की बात की, ना अपने अरकान जो बिक गए थे। अच्छा, अपोजिशन ने भी वादा किया था कि हाँ हम वादा किया था करेंगे, लेकिन अपोजिशन ने भी, लेकिन ये जिस तरह रोना पीटना मचाया गया आज, अपोजिशन ने तो ये नहीं किया था। अच्छा, हो सकता है कि वो उसे खेल का हिस्सा समझ रहे हों या वो इतने पाक साफ ना हो जितने उसूली आप हैं, लेकिन उस वक्त
यार देखो ना 36 वर्सेस 68, ये तो बहुत बड़ा गैप है ना जो कि कवर किया गया। ये सब जमीन की आवाज तो नहीं होगी शायद। अच्छा, ये रेफरेंस आप नहीं देंगे इसलिए कि आप रेफरेंस आपके मफाद में नहीं है देना। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि जब 12 तारीख को सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होगा, मेरी दुआ है कि संजरानी जीते, ताकि संजरानी जीते, अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद फिर जीते, और खान साहब ये कहें कि जो वोट आए हैं संजरानी को ज्यादा, वो ज़मीर की आवाज पे आए हैं, वो बिके नहीं। पिछली दफा तो बड़ी मुबारकबाद दी हाँ। थी, हालांकि वही ये वोटिंग सिस्टम था जो अब कबूल नहीं है, उस वक्त उस चीज़ में कबूल लेकिन था। वही बात है कि क्या करें, नहीं, वो करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इसी पे बात जारी रखें। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन बारकोड लगा देता तो उन्हें पता लग जाता कि 15 से 16 अरकान कौन है जो बिके हैं। ताहम उन्होंने बाद में ये कहा कि अपोजिशन ने सारा ड्रामा जो है हफीज़ शेख को हराने के लिए और उनकी नशिस्त के लिए किया। साथ ही उन्होंने कहा हमारे अरकान ने बताया कि उन्हें फ़ोन करके पैसों की पेशकश की गई और 2 करोड़ से बोली लगनी शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में बेहतर ना होता कि PTI जो है उन अरकान को सामने लाती जो कहते और नाम लेते कि हाँ हमें आपके पास तो एविडेंस है, बिल्कुल, आप केस फाइल कीजिए, अली FIR हैदर के पास गिलानी जाइए, आप हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम हाँ इसकी कुछ करें। पेशकश लेकिन मैं देखें। वैसे कह रहा हूँ तो कि पहले अगर भी हमने आपने देखा है फोर्सफुल to अगर the आपने credit। फोर्सफुल केस बनाना है तो आपको ये करना चाहिए था कि जो आपके अरकान ने जिनको लेकिन आपको बताया। देखें अभी मेरी नज़र में तो ये तो एक पॉलिटिकल केस ही बनाया जा रहा है ना। देखो आज की जो स्पीच है, माना कि देखें हमने मैं ख्याल सबने ये स्पीच बार बार सुनी है, मतलब यही स्पीच मुल्क कैसे तबाह होते हैं, करप्शन, एक नहीं दो पाकिस्तान छोड़ूंगा नहीं, एंड ऑल ऑफ बेस की तरफ ये अपील है। जो उनका कोर कंस्टिट्यूएंसी है कि जी सबको एहतसाब, एंड करप्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके लिए ओवरऑल अगर आप पस मंजर देखें पॉलिटिक्स का तो ये सीसॉ है, सीसॉ ही होती है ना। बिल्कुल। अब जैसे कुछ दिन पहले PDM डाउन, ठीक है, कल के बाद PDM अप, अब एक और बार जब ये कॉन्फिडेंस वोट होगा और यकीनन कॉन्फिडेंस वोट में वो अच्छी मूव आप की निकल जाएंगे वजीर आजम ने कि बजाय इसके के प्रेशर पड़ता आप खुद कहें, आप सामने आए और आप कहें कि मैं एतमाद का वोट लूंगा, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मूव है। और अगर वो जीत जाते हैं तो जाहिर है वो और वो जीत जाएंगे यकीनन जीत जाएंगे। और जब होंगे तो फिर दोबारा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, फिर वो अपना कोई और पत्ता खेलेंगे, या तो मार्च का या तो किसी और जलसे का या सो ऑन एंड सो फोर्थ, और यही निजाम इसी तरह ऊपर लाइक पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोजाना बदलनी पड़ती हैं, वरना वो सड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, आज अपोजिशन की भी बैठकें हुई और उस बारे में भी हम कुछ सुन लेते हैं जो मरियम नवाज़ ने कहा, जो बिलावल भुट्टो ने कहा, वो ज़रा सुनाइए। बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जो तहरीक एतमाद है, अदम एतमाद वो जो लाएंगे वो अपोजिशन की टाइम ऑफ चूजिंग पे होगी, मतलब जाहिर है उन्हें भी थोड़ा अंदाज़ा है। दूसरा उन्होंने एक तरफ इशारा दिया कि अब वो उनका रुख पंजाब की तरफ हो। अब पंजाब में बुज़दार साहब जाहिर है ऑलरेडी अंडर द स्कैनर रहे हैं कम से कम तज्जियाकारों के, और वो बारहा कहते रहे हैं कि बुज़दार साहब जब भी बुराई आती है हुकूमत पर तो सबसे पहले आवाज़ यही उठती है कि जी अब बुज़दार गया, बुज़दार गया। ये भी कोई हज़ार दफ़ा तो सुन लिया। जहाँ तक मुझे याद है, और अनफॉर्चुनेटली मैं अपने नोट नहीं ला सका, अगर अपोजिशन ने बुज़दार को हटाना है तो एक तो उनको काफ़ी चाहिए होगी, राइट, और उसके साथ मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 और आपको इंडिपेंडेंट भी चाहिए होंगे। यकीनन ये हिट यहाँ मारेंगे। एक बड़ी मज़ेदार बात है, शेख रशीद साहब, आप मेरे ख्याल कल ही बात कर रहे थे ना कि शेख रशीद कहाँ हैं इस पूरे सिनेरियो में। तो अभी वो शाज़िब खानज़ादा के शो पे था और तो यही पूछा गया कि क्या आपका ख्याल है कि वज़ीर आज़म सेफ़ है, बुज़दार सेफ़ है? हाँ, तो उसने कहा कि सर मेरा तो ये भी ख्याल था कि हफीज़ शेख सेफ़ है। ठीक है ना, तो हमें होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अब अच्छा, दूसरी बात ये कि PDM अगर मुख्तलिफ आइडियाज़ फ्लोट करे, जी लॉन्ग मार्च करेंगे, अदम एतमाद लाएंगे, पंजाब के पीछे पड़ेंगे, ये पता है क्या टेक्निक है? ये टेक्निक खासा वाली है।
खान साहब ने चैन से नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं करने दी थी 2013 में जब वो आए थे। मतलब 4 सीटें, फिर धरना, और उसके बाद 35 पंक्चर, और फिर ट्रिब्यूनल, और फिर यानी इंगेज ही करके रखा। फिर पनामा शुरू हो गया था। तो यही टेक्निक अब पीडीएम पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मतलब इस बात की अहमियत नहीं है कि पीडीएम अददी एतबार से किसी असम्बली में कामयाब होती या नहीं होती, मसला है कि इन्हें मुसलसल इंगेज रखें, इनको चैन से बैठने ना दें। वही टेक्निक अब उल्टी जा रही है। हाँ, जाहिर है ये हो रहा है। और अगेन वही सीसो है ना, हाँ। वही सीसो है ना। और उसका नुकसान वही होगा कि हुकूमत कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी जो जिस पे जहाँ उसे करना चाहिए इकोनॉमी पे। अब इकोनॉमी पे कंसंट्रेट अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो अभी जो उसकी डिफीट के बाद से उन्होंने आज भी कोई जो इजलास थे शेड्यूल कैंसिल कर दिए। कल एकनेक का इजलास होना है वो भी कैंसिल हो गया, और उसके अलावा जो ईसीसी का इजलास होना है वो भी कैंसिल हो गया। इस पे भी एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एन अनइलेक्टेड पर्सन कैन नॉट बी इन सब कमेटी इस तरह की मीटिंग्स या इस तरह के ओहदे पर। अब उसत ये आपने जो शुरू के साथ सवाल किया था ना कि सर वही मतलब गिटारी क्यों चाहिए या रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी क्यों चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अहम रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है ना, हफीज़ शेख वाली। आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि एक तो ओपोनेंट भी यूसुफ रज़ा गिलानी, तो एक और हिस्सा उस चीज़ का, लेकिन हफीज़ शेख को रिटेन करना इनके लिए क्रूशल था। तो ये एक टेकिंग इट एज अ पर्सनल इंसल्ट, मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो गुस्सा है वो यहाँ से भी आता है। ओवरऑल तो पोजीशन बेहतर हुई है यार। केपी में किसी सीट पे अपना जो लॉयल बंदा है उसको रिजाइन करवा के हफीज को कैंडिडेट बनवा के जितवा ले, सेफ सीट। शायद अब यही होगा। मैं शौकत अजीज के साथ क्या हुआ था? अटक की सेफ सीट थी और थरपारकर की सेफ सीट थी। अब शौकत अजीज का अड्डा अटक से कोई लेना देना ना थरपारकर से, लेकिन सेफ सीट थी, निकाल लिया। तो ये कौन सा मसला है हफीज शेख को जितवाने? नहीं, अब ऐसा ही कुछ करना होगा ना। इन केस हफीज शेख खुद जो है वो अपने आप को इस पोजीशन के लिए फर्दर, वो जाहिर है वो भी डिजेक्टेड तो होंगे जो कुछ हुआ है, और मे बी यू कैन सी अ चेंज इन। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तरकीब ज़्यादा आसान है। एक और लाइन दी जा रही है मुस्तकिल, आज शेख रशीद भी दे रहे थे, बाकी पीटीआई भी दे रहे हैं कि जी चूँकि आइन के आर्टिकल 91/1 के तहत कॉन्फिडेंस वोट ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, लिहाजा अगले 6 महीने तक कोई तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ नहीं लाई जा सकती। जस्टिस शाइख उस्मानी से ये मेहर बुखारी ने अभी सवाल पूछा था। उन्होंने कहा जी बात यह है कि टोटल स्ट्रेंथ का 20% नेशनल असम्बली का किसी भी दिन किसी भी वक्त कोई भी तहरीक ला सकता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वक्फा ले लें। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक बुरी खबर कि पाकिस्तान का जो सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट टूर्नामेंट है PSL, जिसका छठा लेग खेला जा रहा था, वो अचानक मुलतवी हो गया, और ख़बरें ये आई कि कुछ प्लेयर्स में कोविड पॉजिटिव आया है। एक खिलाड़ी में 3 रोज़ पहले आया था, मगर अचानक ये ख़बरें आई कि अब वो फैल कर मज़ीद खिलाड़ियों में फैल गया है, और जो बायोसिक्योर बबल था वो कहीं ब्रीच हुआ है। टोटल 6 खिलाड़ी और 1 कोचिंग स्टाफ। जी बिल्कुल, 7 खिलाड़ी हैं। क्या हुआ, तो इसके लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स के जो साथी आए हैं गफ़ार, वो मौजूद हैं। तो गफ़ार, आप ही बताइए कि असल में हुआ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, लेकिन 15 तकरीबन फरवरी से मुबश्शिर साहब ये लोग आना शुरू हुए थे प्लेयर्स वगैरह, और 27 मार्च तक ये मामला बिल्कुल ठीक चला, और इस दौरान केसेस टेस्ट होते रहे, केसेस जो है वो चेक किए जाते रहे, लेकिन कोई चीज़ हुई नहीं। एक्चुअली मुझे ये जो लग रहा है कि जो प्रॉपर एक बायोसिक्योर के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो नहीं बनाया गया। मैंने अभी आपके पास आने से पहले आज पूरा दिन रिसर्च की कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि भारत में होती है, और IPL किस अंदाज से जो यूएई में मुनक्किद की गई, जहाँ 8 टीमें थीं, जहाँ इससे ज़्यादा प्लेयर थे, जहाँ इससे ज़्यादा इंटरनेशनल आइकॉन्स और प्लेयर्स आए। और फिर मैंने पता किया कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो दुनिया का सबसे पॉपुलर फुटबॉल इवेंट है, या ऑस्ट्रेलियन ओपन,
अच्छा, ऐसा नहीं है कि कहीं केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, केसेस हुए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी, इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट से कंपेयर कर लूं तो इस साल लंकन प्रीमियर लीग भी हुई है, इससे पहले बिग बैश लीग हुई है और आईपीएल हुई है। जो मेजर डिफरेंस है, जो मुझे मेजर डिफरेंस पता चला, वो ये है कि जो प्लेयर्स आए हैं उनको क्वारंटीन यहाँ पर कराया गया 2 दिन का। वहां पर 14 दिन के क्वारंटीन कराने के बाद प्लेयर्स को इजाजत थी कि वो जाकर टीम के साथ, या वो टीम पूरे बायोसिक्योर बबल तब बनता है जब वो 14 दिन वह क्वारंटीन करते हैं। फिर वहां किसी किस्म की बर्थडे पार्टी की भी इजाजत नहीं थी ना। वहां पर यह बताया गया था कि आप अगर क्वारंटीन में आ गए हैं और उसके बाद बायोसिक्योर में, तो यू आर अलाउड कि आप पार्टी करें या घुल मिल के बैठें या गेम्स खेलें। फुटबॉल जैसे टूर्नामेंट जहां ज्यादा फिजिकली आप क्लोज होते हैं और हर वक्त आपका इनकाउंटर होता है, क्रिकेट में तो आपको पता है बैट बॉल है, फील्डर के पास जाएगी, तो वहां पर ही मैनेज किया गया। तो मुझे जो बेसिक चीज पता चली जो इस पूरे मामले में, कि हमने इस बायोसिक्योर को उस अंदाज से प्रोफेशनली नहीं बनाया। आईपीएल में या दुनिया की दूसरी जगहों पर जहां इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं इन दिस पेंडेमिक, वहां पर प्रोफेशनल बायोसिक्योर के एक्सपर्ट हायर किए गए। हमने वो जो काम है अपने पीसीबी के मेडिकल पैनल से चला लिया, जो नॉर्मली एक होता है ना, स्पोर्ट्स डॉक्टर्स होते हैं या जिस तरह की चीज है। तो कोशिश अच्छी थी कि आपने जमा किया, सबको बुला लिया, बट अगेन ये सब हुआ है। जो मुझे बेसिक चीज समझ में आई है, जो मैंने रिसर्च की, कंपैरिजन किया, कि हमने बायोसिक्योर उस तरह बनाया ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग इसको बायोसिक्योर समझ ही नहीं रहे। अच्छा, तो मतलब मैंने चंद मिसालें, अच्छा चंद मिसालें, अब्दुल रशीद शकूर की आज बीबीसी पे मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें हैं कि हमने बायोसिक्योर बबल के साथ बेसिकली किया क्या। 6 टीमें होटल में ठहरी हुई थी। मुल्तान सुल्तान के शाहिद आफरीदी की सालगिरह में कई क्रिकेटर शरीक हुए और उस मौके पे बाहर से खाना मंगवाया गया, जबकि मुकम्मल बैन था कि बाहर से खाना नहीं आएगा, होटल के अंदर होटल ही प्रोवाइड करेगा। और खिलाड़ी इंसिस्ट करते रहे कि वो बाहर का खाना भी खाएंगे। इसके अलावा सख्त ममानियत थी कि आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि कोई आ रहा है जा रहा है तो वो इंटरेक्शन ना हो सके उस तरह से। सीढ़ियाँ ना सिर्फ खिलाड़ी इस्तेमाल करते रहे बिंदास, बल्कि ऑफिशियल्स भी इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, मैं जिक्र नहीं करा कि एक दूसरे के कमरों में जाना, यारी दोस्ती वगैरह जो कचहरी, वो अपनी जगह। नेशनल स्टेडियम का जो ग्राउंड था, उसका जो ग्राउंड स्टाफ था वो बायोसिक्योर बबल से बाहर था, जिसका के करीब मुस्तकिल एक इंटरेक्शन रहता है हर टीम के साथ, वो उसका हिस्सा नहीं था। रोज़ाना मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी दी जाती थी। अब वो किन हाथों से गुजर के पहुंचती थी उसका कोई जो है वो नहीं है, क्या हैंड प्रिंट मैं कहूँगा, फुटप्रिंट तो नहीं कहूँगा, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। तो ये जो है इस तरह बायोसिक्योर बबल का एहतराम किया गया हर तरफ से। हाँ, तो पीसीबी क्या कह रहे हैं इस डिफेंस में? या आज वसीम खान जो सीईओ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो उन्होंने कोई बताया एग्जैक्टली कि क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया है? गफ्फार, देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टपोनमेंट का ऐलान किया और फिर ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड के पास ये मामला जाएगा, और वसीम खान के बकौल कि पीसीबी के एम्प्लॉयज इस इंक्वायरी को कंडक्ट नहीं करेंगे, कोई आउटसाइड इंक्वायरी होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ऑब्वियसली कोई जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए। लेकिन जो अभी मुस्तफा साहब फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम रोज मैच देखने जाते थे और ये हमने ऑब्जर्व किया है। बायोसिक्योर जो पाकिस्तान की सीरीज के लिए इंग्लैंड में बनाया गया था, वहां पर होटल पूरा बुक किया गया, कोई शख्स वहां पर उस होटल में नहीं जा सकता था। या जैसे पाकिस्तान टीम जिस मैदान पर ठहरी थी वो 3 स्टार सॉर्ट ऑफ टीम था, जिसपे हमारे यहाँ खबरें भी चली कि बेचारों को टीवी प्रॉपर नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने बायोसिक्योर मेंटेन किया, उन्होंने वीवीआईपी सहूलियत ना भी दी। हमारे यहाँ वीवीआईपी के चक्कर में, उस होटल को ठहराने के चक्कर में बायोसिक्योर कॉम्प्रोमाइज हुआ, बिल्कुल जो हकीकत है। क्योंकि अगर ये पूरा एक होटल जहाँ 6 टीमें ठहरी होती और वो बंद होता, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता, फिर ग्राउंड के अंदर जो आपके कमेंटेटर्स होते हैं, आपके ग्राउंड स्टाफ होते हैं, दुनिया भर में इनको भी बायोसिक्योर का हिस्सा बनाया जाता है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन कराया, आपने वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की टीम को बुला लिया, आपने जिम्बाब्वे की, लेकिन हम ये समझे कि 20 लोगों को हमने बुलाया था चार्टर्ड प्लेन पे, बशर साहब, और वो आके एक जगह बंद हो गए। ये थी 6 टीमें, कोई क्रिस गेल आ रहा है वेस्ट इंडीज से, फाफ डुप्लेसी आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, और हर बंदा अलग अलग
फ्लाइटों से आ रहा है और बी ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी आता रहा। ये भी आप याद रखिए कि क्रिस गेल गए हैं तो फाफ डु प्लेसिस ड्यूरिंग टूर्नामेंट आए हैं। फवाद अहमद जो सबसे पहले जिनको वायरस लगा वो टूर्नामेंट में शुरू से नहीं थे, वो बाद में आए हैं और उसके बाद ही ये वायरस स्प्रेड हुआ है। तो इस मीन्स के जो आपको बेसिक चीजें करने की जरूरत थी, यानी कि चार्टर्ड प्लेन, जैसे कि भारत ने क्या किया आईपीएल में, उन्होंने भारत के अंदर बायोसिक्योर अपना अलग बनाया टीमों ने, हर टीम ने चार्टर्ड प्लेन से वहां से फ्लाइट पकड़ी और फिर दुबई के 8 होटलों में, डिफरेंट होटलों में और डिफरेंट उन्होंने फ्लोर्स पर अपनी टीमों को ठहराकर, और इंटरनेशनल बायोसिक्योर एक्सपर्ट जिसका बीसीसीआई से कोई ताल्लुक नहीं था, जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने वो तमाम चीजें अपने हाथ में रखी और ना वहां कोई खाना खा सकता था बाहर का, ना वहां पार्टी हो सकती थी। और जब आप सख्त फैसले करते हैं तो फिर नताइज अच्छे आते हैं। मतलब कि गफ्फार, आसान अल्फाज में हमने ठप्पा लगा दिया मेड इन जापान का, लेकिन शेरशाह का। एक वक्फा लेते हैं फिर बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक। PSL 6 के मुलतवी होने पर हम बात कर रहे हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल गफ़ार से। गफ़ार, पहले एक डेट आई थी कि शायद अगले माह तक ये पोस्टपोन हुआ है, मगर फ्रेंचाइजीज़ ने तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको रिलीज़ कर दिया है और अभी तक एक अनसर्टेनिटी है कि क्या ये रिवाइव हो पाएगा या नहीं। गुज़िश्ता बरस तो ज़ाहिर है पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हुआ और फिर प्ले ऑफ्स लेटर ऑन हुए। अभी आपके पास क्या खबर है कि ये PSL 6 के बाकी मैचेस हो पाएंगे? ओछे साहब, बहुत चैलेंजिंग होगा क्योंकि लास्ट टाइम 3 प्ले ऑफ और एक फाइनल बचा था, सिर्फ 4 मैचेस कराने थे और 4 टीमें इन्वॉल्व थी। अब आपके पास 20 मैचेस हैं जो बाकी हैं और 6 की 6 टीमें अब आपकी रेस में हैं और विंडो आपके पास तलाश करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस साल वर्ल्ड T20 भी है, आपने सीरीज खेलनी है बैक टू बैक। अभी आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, फिर जिम्बाब्वे है, फिर उसके बाद एक विंडो बनती है जून में, पाकिस्तान के दौरा जिम्बाब्वे और फिर इंग्लैंड के दौरा, पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड से पहले, लेकिन वो बड़ी एक तकरीबन 25 दिन की विंडो है। जो मोस्ट लाइकली मुझे सिनेरियो लग रहा है मुर्शिद साहब, वो है सितंबर का, क्योंकि आपको वहां पर अपनी एक होम सीरीज होस्ट करनी है और आपके प्लेयर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, क्वारंटीन करें, आपके प्लेयर्स आपके मुल्क में हैं तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं और कुछ गैर मुल्की खिलाड़ियों को बुला लें। सो करानी तो पड़ेगी। PSL ने इस बात का, आज फ्रेंचाइजीज ने और फिर जो PCB के CEO हैं उन्होंने इस बात का अदम तो जाहिर किया है कि वो इस लीग को कंप्लीट करेंगे, बस कहाँ 4 मैचेस और कहाँ 20 मैचेस विद प्रॉपर 6 टीम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें शायद आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, शायद आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी ना आए जो अपनी दूसरी लीग्स खेल रहे होंगे या अपने मुल्कों के साथ उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट होगी, क्योंकि खिलाड़ी तभी आते हैं जब उनकी टीमों के मैच ना हो रहे हों, जैसे कि राशिद खान वापस चले गए, क्रिस गेल वापस चले गए, तो इट्स गोइंग टू बी चैलेंज। बट चूंकि पैसा PCB के पास है, ब्रांड वैल्यू है, कमर्शियल, आप भी इस चीज़ को जानते हैं, सो वो चीज़ तो खुद ब खुद अपने लिए एक राह हमवार कर लेगी फाइनेंशियली। बट जो विंडो है और जो बायोसिक्योर का ट्रस्ट, और आपको अगर मैं बिल्कुल एक हकीकतन बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इरादा नहीं था इसका मुलतवी करने का, उन्होंने 5 दिन का मुलतवी करने का कहा था, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि आपके गैर मुल्की स्टार्स ने उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि बायोसिक्योर की ब्रीचेस विद इन बायोसिक्योर हुई हैं, 7 खिलाड़ी हमारे साथ उठने बैठने वाले वायरस का शिकार हुए हैं, तो हमें कौन बचाएगा, हमारी क्या गारंटी, हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि हम खेल सकें। एंड दे गो बैक लाइक अ प्रोटेस्ट सॉर्ट ऑफ, कि हम यहाँ नहीं खेल सकते। और ये जब ये एक खबर जाहिर है और ये इंटरनेशनली खबर अब रिपोर्ट होगी, तो जो अगर किसी टीम ने पाकिस्तान आना है तो जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का शेड्यूल है दौरा इस साल का, तो वो फिर ये जो कारकर्दगी है, शानदार कारकर्दगी क्रिकेट बोर्ड की, इसी की रोशनी में वो आ पाएंगे, जुर्रत करेंगे? देखिए, आपका एक दफ़ा इमेज ख़राब हो जाए, चाहे आपने देखें कितना अच्छा काम किया, क्या पाकिस्तान पिछले 6 महीने में पूरी तारीफें हो रही थी दुनिया भर में कि डोमेस्टिक क्रिकेट कराने वाला हम वाहिद बोर्ड थे। इवन भारत में 1 साल हो गया डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई, वो अपना IPL नहीं करा सक रहे थे, जबकि हम इंटरनेशनल सीरीज होस्ट कर रहे थे जिम्बाब्वे और फिर साउथ अफ्रीका अभी पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 T20 खेल के गया है। ये वो पॉजिटिव चीज़ें थी जिसकी वजह से PSL में सारे प्लेयर्स आए थे। अब आपको ट्रस्ट रीगेन करना आप एक जिंदगी में बड़ा मुश्किल काम होता है। एक दफ़ा आप एतमाद खो दें तो आपको फिर दूसरों का एतमाद हासिल करने के लिए वक्त चाहिए होता है। बट जो एक पॉजिटिव चीज़ है मुबशिर साहब, उससे साहब, वो ये है कि आपने इंटरनेशनल सीरीज अच्छे तरीके से होस्ट की हैं और ये वो प्रेजेंटेशन या वो एक कारकर्दगी जो आप पेश कर सकते हैं, लेकिन
जब आप वापस PSL के लिए जाएंगे, स्पेशली सितंबर में जो आपको कराने का अगर एक विंडो मिल रहा है, इन तमाम प्लेयर्स को लाना। और दूसरा याद रखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट की एसोसिएशन फीका मौजूद है। फीका ने कल लिखा था वसीम खान साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक कि आप हमारे किसी प्लेयर को रोकिएगा मत, आपको उनको जाने देना होगा अगर वो चाहते हैं। और ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, आपको पता है कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल एसोसिएशन होती हैं वो तमाम इकट्ठे होते हैं, उनका बड़ी यूनिटी होती है। तो अगर ये एक प्लेयर वापस गया है तो उसकी वजह से तमाम का इंप्रेशन भी ये खराब हो गया होगा इस बायोसिक्योर के बारे में। तो अब आपको लग रहा है कि पीसीबी कोई एक्सपर्ट हायर करने के बारे में सोचेगा इंटरनेशनल बायो सिक्योर बबल को इंश्योर करने के लिए? वर्षे साहब, ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने ये देख लिया कि उसके बगैर क्या हाल हुआ। अगर आप बहुत बड़ी लीग करा रहे हैं, जैसे कि भारत ने IPL या पाकिस्तान सुपर लीग में आपका ये एक तकरीबन $1 मिलियन जो है वो भी ये लीग है, तो आपको सबसे ज्यादा खर्चा तो उसी पे करना पड़ेगा जो बायो सिक्योर है, चाहे आपको बहुत अपनी जो सेविंग्स हैं या जो आपका प्रॉफिट है वो कम करना पड़े। अच्छा, ये जो $1 बिलियन का आपने जिक्र किया कि है, जाहिर है फ्रेंचाइज हैं, करोड़ों रुपए का गेम भी इन्वॉल्व है क्रिकेट के साथ साथ। तो ये जो हुआ है, मैं इसे सानेहा ही कहूँगा, ट्रेजिडी है। इसकी वजह से कितने करोड़ रुपए का टीका लगा होगा? देखिए, हतमी तौर पे वसत भाई कुछ कहना मुश्किल है, बट अगर देखा जाए तो ये 5-6 साल है PSL का, और रिपोर्टेडली अब तक किसी फ्रेंचाइज ने शायद ब्रेक इवन भी नहीं किया। प्रॉफिट तो अभी दूर की बात है कि अभी वो प्रॉफिट कमाना शुरू ही नहीं हुए, वो तो अभी लॉसेस में थे। और लास्ट ईयर ब्रेक इवन की कुछ 1-2 फ्रेंचाइज की बात हुई, और अब तो मुल्तान जैसे बात में आई तो 65 करोड़ रुपए साल की फीस देनी होती है सिर्फ उन्हें। कराची जो दूसरे नंबर पे महंगी उस जमाने में 5 साल पहले बिकी थी, 26 करोड़ उनको साल की फीस देनी है। प्रॉफिट वगैरह तो वो कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, उनको फीस PCB को देनी है। तो वो पहले ही परेशान है फ्रेंचाइजीज, और आज की इस सूरत हाल के बाद वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनकी जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जितनी सारी चीजें थी। PCB जो देखें पूरे साल क्रिकेट कराएगा, फ्रेंचाइज एक साल में एक एक्टिविटी करती है, उसको उसी महीने में कमाना है, उसी महीने में वो सारी मार्केटिंग, सारी सेल्स, व्हाटएवर जितना भी प्रोसेस होता है। आई एम नॉट फाइनेंस एक्सपर्ट, लेकिन उनके पास 1 महीना होता है। वो 1 महीना 1 साल से प्लान होता है, 15 दिन बाद वो पूरा जाया हो गया। अब ये लीग कब होगी, उनके स्पॉन्सर उनको क्या फीडबैक देंगे, उनके क्या लॉसेस हैं, ये ठीक ठाक है। लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड और वो परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, बड़ी तफसील से बताया। थोड़ी सी ये गलती है, मतलब जिससे पूरे का पूरा यार, हाँ 9 बार आप सही काम करो, 10वीं बार उनकी, क्योंकि आपने सही काम किया, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और आप स्लिप कर जाते हैं। मुझे न्यूजीलैंड का इनका दौरा याद आ रहा है यार। ये 12 खिलाड़ी, स्क्वाड टोटल कितना ज्यादा 30 लोग होते होंगे उस स्क्वाड में, उसको नहीं कंट्रोल कर पाए। न्यूजीलैंडर्स जो मेजबान थे उन्हें धमकी देना पड़ेगी कि हम सीरीज कैंसिल करेंगे, आपको वापस भिजवाएंगे। उसके बाद बायो सिक्योर बबल न्यूजीलैंड में किसी हद तक कायम हो सका। जाहिर है ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, डिसिप्लिन वगैरह तो वो नहीं देखना है ना। तो जब 30 को वो मैनेज नहीं कर पाए तो ये तो होना ही था। नहीं, और यहाँ पर तो हमने देखा है कि भाई सिर्फ टीम की बात नहीं थी, सिर्फ होटल की बात नहीं थी, फ्रेंचाइज ओनर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, बल्कि मैं एक क्लिप भी देख रहा था, वो मेरे पास है ही नहीं, वो कहते कि जी मैंने तो बिल्कुल हाई फाइव भी किया है सारे प्लेयर्स को। तो हम भी रहे ना, हम ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं यूँ करके, यार कोई मसला नहीं यार, हो जाएगा, और कभी कभी नहीं होता। तो उसका नतीजा रेपुटेशन की शक्ल में देख लें और फाइनेंशियल लॉसेस भी यही होता है। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।